दिस इज नॉट योर रेगुलर स्ट्रेटेजी वीडियो, बल्कि यहाँ पे चीजें आपके लिए जो है डिफरेंट रहने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज को किस तरीके से प्लान करना है और बिटसेट एग्जाम को क्रैक करना है, वो चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। और यकीन मानिए, पिछले साल भी कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस 30 डेज के टाइम टेबल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था और यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पाया था। तो आप भी जो है नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूचर बिट्सियन हो सकते। बस आपको जो चीजें इस वीडियो में बताई जा रही है उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाइए। अब देखिए, सबसे पहले तो एक कमिटमेंट मैं आप सभी से जो है यहाँ पे मांगूंगा कि ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आई विल गिव माई 200% फॉर बिटसेट एग्जाम। क्योंकि जब तक आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे जो है 200% कमिटमेंट नहीं दिखेगा, तब तक कोई भी जो है आपका यहाँ पे बिटसेट क्रैक नहीं करवा सकता। कुछ गलतियां यहाँ पे आपसे हो गई जेई मेंस के टाइम पे, जो कि आपको बिटसेट के लिए नहीं दोहराना है, और उसमें से एक सबसे बड़ी गलती थी कमिटमेंट नहीं था। तो कमिटमेंट दिखाना है तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करो। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या नेक्स्ट 30 डेज में हम कंप्लीट सिलेबस पे यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। तो देखिए, कंप्लीट सिलेबस पे ना फोकस करो, चल जाएगा, लेकिन अगर 80% सिलेबस भी अच्छे तरीके से करते हो विद इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपका यहाँ पे बिटसेट क्रैक हो सकता है। और देखिए, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को एक दिक्कत जो कि देखने को मिलती है कि लास्ट में उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, लास्ट में उनके पास सही रिसोर्सेस नहीं हो पाते। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमने यहाँ पे रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स एंड रैंक बूस्टर कोर्स। अगर आपने इन्हें अभी तक चेक नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर देखिएगा। क्योंकि ये दोनों कोर्सेस आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम के अंदर। और इसके अंदर अगर हम जो है यहाँ पे कंटेंट की बात करें तो दोनों में ही आपको काफी कुछ देखने को मिल जाता है। रैंक बूस्टर थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्ड रखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर बेसिक्स से भी जो है यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको जो है यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। और बाकी स्टूडेंट को अगर जो है सिर्फ नेक्स्ट 30 डेज में वो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एफिशिएंटली जो है करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स में भी जो है वो एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करें, आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और इन पे अभी जो है एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड्स चल रहे हैं जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, तो जाके जरूर से जो है आप उन्हें चेक करें। अब यहाँ पे अगर हम जो है सबसे पहले बात करें कि नेक्स्ट 30 डेज को प्लान किस तरीके से करना है, तो सबसे पहली चीज, पीसीएम के लिए आपको 85% टाइम यहाँ पे डेडिकेट करना होगा। क्योंकि आप जो है समझिए, यहाँ पे पीसीएम का एक अच्छा खासा वेटेज रहेगा और जनरली स्टूडेंट स्ट्रगल भी इसी के अंदर करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग में आप 15% टाइम भी अच्छे तरीके से अगर डेडिकेट करते हो तो यहाँ पे आपको बिटसेट में हेल्प मिलेगी। बाकी जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन ठीक ठाक है, उनके जेई में अच्छे परसेंटाइल रहे, तो उनको लग रहा है पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है, तो यही टाइम को आप बढ़ाते हुए 25 to 30% भी कर सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर लिया, मॉक टेस्ट देने में जो है ज्यादा टाइम अपन ने इन्वेस्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्यूचर बिटसियन के लिए यहाँ पे जो है डेली शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका प्रॉपर नहीं रहा तो वैसे भी शायद आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो हम यहाँ पे 85% टाइम लेते हुए चल रहे पीसीएम के लिए, फिजिक्स में आपको 2 घंटे थ्योरी के लिए देने हैं, उसके अलावा 2 घंटे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए दीजिए। केमिस्ट्री में 2 घंटे यहाँ पे थ्योरी को और 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। मैथ्स में 1 घंटा ही आप जो है थ्योरी पे यहाँ पे वर्क करें, क्योंकि मैथ्स में थ्योरी से ज्यादा हमारा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे रोज का जो है टारगेट आपको सेट करना है। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हमारा फोकस जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 80% सिलेबस भी अगर अच्छे से कर ले, तो उसके लिए हमारे पास चैप्टर्स इस हिसाब से पता होना चाहिए कि किनका जो है हम यहाँ पे लास्ट में ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट वाइज मैंने हर एक चीज को आपके लिए जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है। तो अगर हम सबसे पहले फिजिक्स की बात करें, देखिए चैप्टर्स आपके जो है बेसिक चैप्टर्स हो गए, यूनिट डायमेंशन काइनेमेटिक्स हो गया, फिर मैकेनिक्स वाले जो है आपके यहाँ पे चैप्टर्स आ जाते हैं, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, है ना, और यहाँ पे ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फ्लूइड्स, ये सब हो गए आपके। फिर वेव्स और थर्मो आ जाता है, जिसके अंदर ऑसिलेशन वेव्स हो गया, थर्मो के और हीट के जो आपके चैप्टर हो गए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 का जो शुरू का पूरा पोर्शन रहता है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारे आपके चैप्टर्स हो गए। फिर आपका ऑप्टिक्स आ जाता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के जो है आपके चैप्टर आ जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो है आपके यहाँ पे सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स को आप कंसिडर कर सकते हो। तो अब ये जो ग्रीन पोर्शन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ना, आपका सबसे पहला फोकस इस पे होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका इजियर साइड है और आपको एक अच्छे खासे नंबर दिलाने में यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे वो पूरा ग्रीन पोर्शन आपके लिए मार्क्ड है और आप जो है सबसे पहले इन चैप्टर्स में यहाँ पे फोकस करें। टारगेट ये रखिए कि 10 दिन के अंदर इनको कंप्लीट करना है ना। फिजिक्स के लिए जितना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसके हिसाब से इनको जो है कंप्लीट करते जाना है। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी कर सकते हो,
ठीक है इनके लिए, या फिर जो है कोई एक आधा वन शॉट देख सकते हो जिसमें अपन को जो है ये कॉन्सेप्ट सारे जो है एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर चुके हो तो आप जो है यहाँ पे आपकी कोचिंग मॉड्यूल है उसकी लेवल 1 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे भी जो है आपकी वेबसाइट के यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होते जाएगी। इसके बाद जो है आपको ये ब्लू वाला जो मैंने मार्क किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब इसको ब्लू इसलिए मार्क किया था क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। भला ही ग्रीन वाला इजी है और ये उतना ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन कंप्लीट करना पड़ेगा, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ये एक अच्छा खासा वेटेज जो है वेबसाइट में कैरी करेगा और इसके लिए भी टारगेट 10 दिन का आपको देना पड़ेगा। और इसमें चैप्टर्स तो आप समझ ही रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और उसके अलावा जो आगे के आपके मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स अच्छे से करिए, फिर एसी ईएमआई ये सब आपको इसी में जो है देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए एससीवी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, एससीवी फॉर थ्योरी क्योंकि अच्छे तरीके से वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी, और बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब लास्ट में जो है मैकेनिक्स पे आते, मैकेनिक्स वाले पोर्शन को मैंने इसलिए लास्ट में रखा है कि देखिए हमारे पास टाइम जिस हिसाब से अगर मैकेनिक्स में ज्यादा टाइम डिवोट किया ना तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस वहां पे बन सकते, तो उसमें हम इतना टाइम अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप मैकेनिक्स पे फोकस करिए और स्पेशली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज पे ही फोकस करो। अब यहाँ पे जो है फिजिक्स की कुछ मैं आपको स्कोर बूस्टर टिप्स देना चाहूंगा जिससे आप अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। सबसे पहली चीज कि इफ यू फील एनी चैप्टर इज हार्ड फॉर यू एटलीस्ट फोकस ऑन द इजी सब टॉपिक्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर अपन ने रोटेशनल मोशन लिया, आपको हो सकता है रोटेशनल मोशन ने जेई मेंस में बहुत ज्यादा परेशान किया, आपसे चीजें नहीं बनी, लेकिन कुछ ऐसे इजी सब टॉपिक्स तो होंगे जो कि आपको यहाँ पे क्लियर थे। लेट्स से कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आ गया था, तो बिटसेट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो तो आपसे सॉल्व होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो जो जो इजी सब टॉपिक्स है सब जो है कंप्लीट कर लो। ऐसे ही यहाँ पे जो है एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ एवरी चैप्टर। कोई भी चैप्टर आप छोड़ने का सोच रहे हो उससे अच्छा कम से कम वो फॉर्मूला आपको क्लियर रहने चाहिए, और उसके ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व एग्जांपल देख सकते हो कि फॉर्मूलेस अप्लाई कैसे होते। इतना भी अगर करके जाओगे बेसिक क्वेश्चन आ गया तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हमें वेबसाइट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज समझिए, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सब टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो कई स्टूडेंट्स जेईई मेंस की वजह से यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट बिटसेट क्योंकि यहाँ पे पूरा स्पीड का गेम है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उन्हें डालने पड़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम को बैलेंस करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। ये चीज आप समझिए। और वर्क ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए किसी भी सेक्शन में, इससे दूसरे सेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और उसके क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना भी आपको आना चाहिए, ठीक है, जितने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लोगे उससे आपकी स्पीड यहाँ पे इंप्रूव होगी, और अगर ऑप्शंस दूर दूर है तब तो अप्रोक्सीमेशन और अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। तो इस पे आप जो है यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम केमिस्ट्री पे। देखिए केमिस्ट्री में आपके 3 सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इज ऑर्गेनिक, थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स आपको जो है बिटसेट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर जो है मैंने कुछ चीजें आपके लिए मार्क करी है, क्योंकि केमिस्ट्री हमारा बिटसेट का ना काफी ज्यादा डिफरेंट है। आपको 9 ऐसे चैप्टर देखने को मिलेंगे जो कि आपके यहाँ पे जेईई मेन से हट गए लेकिन बिटसेट में पूछे जाएंगे, तो उन पे भी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डिलीटेड चैप्टर्स को मैंने अलग से जो है आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये 3 चैप्टर आपके यहाँ पे डिलीट हो गए, और कुछ चैप्टर्स को मैंने टफ या फिर लेंदी सेक्शन में डाला है। अब खुद रियलाइज करोगे, थर्मोडायनेमिक्स हो गया है ना, जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री भी आपका आ जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये कई स्टूडेंट्स के लिए एक सिरदर्द रहता है, उनको दिक्कतें आती है ना। तो एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैंने इन चैप्टर्स को यहाँ पे जो है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। तो जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एंड साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम, इनको आप ट्राई करो कि 5 दिन के अंदर इन पे जो है फोकस कर लो। अभी ये जो डिलीटेड और टफ और लेंथी है उनको थोड़ा सा छोड़ दो। ऐसे ही सेम चीज जो है आप किस में करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो ये जो है आपके 2 और ये 3, ये सब चैप्टर्स आपके किस में चले गए, डिलीटेड और टफ या फिर लेंथी वाले में चले गए। तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसको फोकस करते हुए आप 6 दिन के अंदर ट्राई करिए। एक आध दिन आगे पीछे हो गया चल जाएगा, लेकिन एक टारगेट जो है आपको यहाँ पे सेट करते हुए चलना पड़ेगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी, इसके लिए 4 दिन का जो है फोकस कर सकते हो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ना, तो उसमें टाइम लग सकता है, तो इस हिसाब से आप टारगेट करिए। अब जो यहाँ पे डिलीटेड और टफ और लेंदी वाले सेक्शन है ना, उसमें सबसे पहले जो है डिलीटेड चैप्टर्स पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो यहाँ पे टफ या फिर लेंदी वाले चैप्टर्स है ना, वो जनरली स्टूडेंट्स को यहाँ पे जेईई मेंस में ही परेशान किए थे, तो कहीं ना कहीं बिटसेट में भी परेशान करेंगे। तो इस वजह से डिलीटेड चैप्टर्स जो कि आपने पहले पढ़े ही नहीं है,
आप अगर उन्हें एनसीईआरटी से भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो वो आपके कंप्लीट माने जाएंगे। और उसमें से कई सारे चैप्टर्स जैसे कि पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, थियोरेटिकल है, चीजें बस याद रखने वाली है। और जनरली हमें एक एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाते हैं, तो क्यों छोड़ के जा रहे हो उन चैप्टर्स को? इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है ना, तो उन पे आप जो है फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है टफ और लेंदी चैप्टर्स पे आप जाइए इन द रिमेनिंग डेज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपका जो है टारगेट सेट हो गया होगा कि किस तरीके से एक महीने में हम इन चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम केमिस्ट्री की स्कोर बूस्टर टिप्स पे, जैसे कि मैंने फिजिक्स के लिए बात की थी। तो सबसे पहली टिप यहाँ पे ये देना चाहूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको जो है न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पे इक्वली जो है फोकस करना पड़ेगा। ये भी एक जो है जनरली स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहता है, हम तो फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। नो, यहाँ पे जो है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, फॉर्मूलाज को जरूर से अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना ताकि न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है सब आपको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के भी आने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा जो है ना आप यहाँ पे टाइम मत लगाइए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइए आपके मैकेनिज्म वाले पार्ट पे, कोई भी रिएक्शन में जो है ना यहाँ पे मैकेनिज्म में मत फंसिएगा। बस ये आपको आना चाहिए कि उसके अंदर क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आपको ये नॉलेज भी रह गया कि ये प्लस ये मिलाया तो ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जब भी आपको उस टाइप का अगर रिएक्शन पूछी गई तो आप वो निकाल सकते हो। मैकेनिज्म वाले पार्ट पे ना जेई मेंस में खेल लिया जाता है, बट बिटसैट में कम खेला जाता है। तो यहाँ पे आप जो है इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन आ गए तो ठीक है ना यार, वो थोड़ा सा अपन ने कोलेटरल डैमेज टाइप का मान लिया कि नहीं कर पाए थे, पर बाकी क्वेश्चन तो अपन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है वो आपके बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस जितनी भी नेम रिएक्शंस है, तो इन दोनों का खास ख्याल रखिए, किसी भी चैप्टर के लिए इनको छोड़ के मत जाइएगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो जितने भी ज्यादा निमोनिक्स बना सकते हो ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में चीजें याद रखनी पड़ेगी वो भी लंबे टाइम तक, तो निमोनिक्स बनाना जो है आपको यहाँ पे आना चाहिए, और इससे क्या चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, और जितने एक्सेप्शन हो गए, ट्रेंड हो गए, कलर्स हो गए इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, उनको जो है अलग से यहाँ पे याद रख लीजिएगा। एक एक शीट उसकी जो है अलग से सेपरेट रखिए, जब भी किसी चैप्टर में आ रहा है तो उसको लिखते गए। जब अलग अलग ये शीट्स हो जाएंगी तो लास्ट में बस उनको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। क्लियर है ये चीज? अब जो है चलते हैं अपन मैथ्स पे। मैथ्स में देखिए यहाँ पे आपके जो बड़े बड़े सेक्शन है उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। एलजेब्रा में जो है 10 दिन का टाइम कम से कम आपको देना पड़ेगा, कैलकुलस के लिए 8 से 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी 8 से 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा, और इधर जो आपका टाइम बच जाएगा वो आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए यहाँ पे दे सकते हो। इस तरीके से हम मैथ्स को जो है टारगेट कर सकते हैं। मैथ्स में वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर रहना चाहिए, और बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आप कई क्वेश्चंस जो है वेबसाइट में अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर्स की लिस्ट आपको जो है देखने को मिल जा रही है। तो एलजेब्रा के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स को जो है यहाँ पे पिन कर दिया है, यानी कि ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी है बिटसेट एग्जाम के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, कई बार जो है अपन को यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले। अब जो बाकी चैप्टर्स है उनको मैंने पिन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूजन फील करते, और अभी के टाइम पे हो सकता है कि आप शायद पूरा टाइम उन पे डेडिकेट नहीं कर पाओ। इसलिए पिन चैप्टर्स पे आप जो है सबसे पहले फोकस करिए, फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उन चैप्टर्स पे आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ के जाना है, लेकिन अभी के टाइम पे जो आपके मेजर चैप्टर्स होते हैं और जिन चैप्टर से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, उन पे जो है फर्स्ट प्रायोरिटी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और बाकी मैंने टाइम तो बता दिया, तो उतने टाइम के अंदर आप ये चैप्टर्स अगर हो जाए तो फिर बचे हुए टाइम में बचे हुए चैप्टर्स को यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैथ्स के लिए भी कुछ स्कोर बूस्टर टिप्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि अगर आप जो है यहाँ पे किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखो। इससे आपको समझ में आएगा कि उसका क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है, फॉर्मूला को अप्लाई किस तरीके से किया जा रहा है। एक एक स्टेप को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए। एक क्वेश्चन आपने देख लिया, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, तभी के तभी आपका अप्रोच यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को हमेशा ऑल्टरनेटिव अप्रोच से भी जो है ट्राई करो सॉल्व करने का, है ना। अभी जैसा कि मैं आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के वीडियो लेके आ रहा हूँ, आपने चेक नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देखना, आपको खुद समझ में आएगा यार इस क्वेश्चन को तो मैंने सोचा ही नहीं कि इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा आपको भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इस तरीके से इंप्रूव करना है कि आप सोच पाओ, क्योंकि बिटसेट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारे क्रैश कोर्स के अंदर हमने स्टूडेंट्स को इसी चीज पे फोकस करवाया कि भाई शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में भी अगर टाइम बचाते हो तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। इसके अलावा जो है अपनी कैलकुलेशन स्पीड को जितना ज्यादा फास्ट कर सकते हो उतना बेटर है। मैं बार बार कहते आया हूँ कि बहुत सारी स्टेप्स अपने दिमाग में सॉल्व करो, लिखने में वही चीजें जो है टाइम लेती है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे इंप्रूव करनी पड़ेगी।
अगली चीज यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेशन जरूर से ले जहां पे भी पॉसिबल है। ये तो न्यूमेरिकल्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बोलूं, अप्रोक्सीमेशन लेते हुए आपसे बनना चाहिए। हम अगर जो है एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे तो आंसर एग्जैक्ट लेके भी आगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, अगर ऑप्शन दूर दूर है तो थोड़ी बहुत वैल्यू दूर भी रही, कम से कम अपन सही ऑप्शन तो टिक कर पाएंगे। इस चीज को जो है समझिए। फिर यू नीड टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप क्वेश्चन। ये मैथ्स में ना सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको क्या लगता है मैथ्स में जो है सारे क्वेश्चंस आपके जो है इजी मॉडरेट लेवल के ही आएंगे? नहीं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के भी आएंगे या फिर लेंदी इसमें भी आ सकते हैं, जो कि आपका एक हाथ पूरा पेज खा जाए कि हाँ भाई उसका सॉल्यूशन निकालते निकालते। इनको हम कहते हैं ट्रैप क्वेश्चंस, जो कि पिछले 4 से 5 सालों में हमें बिटसेट एग्जाम में देखने को मिले ही मिले। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है। जो उसके अलावा बचे हुए क्वेश्चन से उन पे पहले फोकस कर लो, अगर वो कंप्लीट हो गए अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और ट्रैप क्वेश्चन में हम जो है फिर लास्ट में जितना बचा हुआ टाइम है वो लगाते हुए उसको सॉल्व करेंगे, या फिर हो सकता है उसको स्मार्टली सॉल्व करते हुए कोई स्मार्ट अप्रोच से और जल्दी भी सॉल्व कर ले। तो पहले कॉन्फिडेंस उतना आ जाए कि अपन ने इतने इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर लिए कि हमारा सिलेक्शन पक्का है, तब उस पर जो है आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। अब यहाँ पे पीसीएम वाले टाइम की तो अपन ने बात कर ली है ना, 85% टाइम जो कि मैंने शुरू में आपको कहा था। जो बचा हुआ 15% टाइम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एलआर एंड इंग्लिश के प्रॉब्लम्स जो है फिर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अब ये ऐसा सेक्शन है कि अपन ने जो है अगर इतना टाइम भी अच्छे तरीके से डेडिकेट कर दिया, आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो है डिफरेंट वेराइटी के प्रॉब्लम्स ट्राई करिए सॉल्व करने के, जो भी आपको ब्रोशर में टॉपिक दिए उसको आप सिंपली ऑनलाइन सर्च करोगे, आपको जो है क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं बार बार कहते आए हो एनटीएससी के पीवाईक्यूज देख सकते हो। इंग्लिश के लिए जो है आपके जो भी बोर्ड के यहाँ पे पेपर्स रहते थे उनमें ही आपको कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बेसिक ग्रामर के आ जाते, आपका आरसी का आ गया। हाँ, वोकैब एक ऐसी चीज है जो कि यार ठीक है वो थोड़ा लक फैक्टर बेस्ड भी होता है, कोई नया वर्ड आ गया तो शायद हमसे नहीं बने। उसके लिए बस एक चीज आप ये कर सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आपने जो है 2-3 रोज के देखे, ताकि कुछ नए वर्ड्स आप हर रोज यहाँ पे सीखते जाओ। ये चीज पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है हर 3 से 4 दिन में आपको अटेम्प्ट करना ही रहेगा। और कम से कम टारगेट रखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले 6 से 8 मॉक टेस्ट दे, ताकि आपको एक अच्छा रियलिटी चेक मिल जाए कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सीधा धक्का लग रहा है, अरे इतना कम स्कोर क्यों आया। मॉक टेस्ट में ही अगर कम स्कोर आ गया बहुत अच्छी बात है, हमें पता है कि हमसे क्या गलतियां हो रही है और उसको किस तरीके से हम यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि 30 डेज के टाइम को आप किस तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हो। प्लस जैसा कि मैंने बोला ना, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर के कोई रिसोर्सेस नहीं देखना है तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स भी हमारा अवेलेबल है सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। उसको आप चेक कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी को बहुत अच्छा बूस्ट देगा। आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट जैसा कि मैंने बोला ना, सेट ऑफ 20 आप ले सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट तक आपके वैलिड है, तो जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना आपके लिए बेटर है। बाकी भी सेपरेट पैकेजेस अवेलेबल है जो कि आपके प्रिपरेशन में यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। बट ये सब चीजें आपको हमारे क्रैश कोर्स और रैंक बूस्टर कोर्स में भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल रहेंगे, तो उनको आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो में कि अगर आप ये नेक्स्ट 30 डेज के जो प्लान है इसको फॉलो करने के लिए रेडी है, तो ये चीज सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपको लिखनी है कि आई विल गिव माई 200% फॉर बिटसेट एग्जाम। अगर ये डेडिकेशन, ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर आ गया तो आपको बिटसेट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।